के चलते बिहार में और केंद्र में दोनों में सरकारें चल रही हैं। अभी चुनाव लड़ना है सबको साथ में, उसमें भी चिराग पासवान की बड़ी भागीदारी होगी। और उसके बावजूद यदि कोई घटक दल ऐसा कह रहा है तो इसके पीछे का प्रेशर पॉलिटिक्स, इसके पीछे की मंशा वो बड़ी एविडेंट हो जाती है। खुद के पार्टी के लिए भी उनका अच्छा होगा, एनडीए के लिए अच्छा होगा। अगर चिराग 20 में से 20 जी जाते हैं, 30 में से 30 जी जाते हैं, आज चिराग पासवान को शायद अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है, अंडरमाइन किया जा रहा है। चिराग पासवान से इस टोन में, इस हिसाब से बात कर सकता है। और अगर बात होती है किसी नेता से तो फिर उसका कॉन्सिक्वेंस उल्टा होगा। मंचों से खुलकर कह रहे हैं कि वो बहुत महत्वाकांक्षी है और जिसमें कोई माने गलत बात भी नहीं है। सभी को देखिए, तेजस्वी यादव तो बहुत पढ़े लिखे भी नहीं है। इट फील्स कि चिराग पासवान इज ओनली ऑब्लिगेटेड टुवर्ड्स नरेंद्र मोदी। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और एक बार फिर से स्वागत है आपका भारत लाइव के इस खास कार्यक्रम में। देखिए, आज हम एक और मुद्दे के साथ चर्चा करने के लिए बैठे हैं। आज चर्चा होगी बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरह से चिराग पासवान का बॉडी लैंग्वेज है। देखिए, चिराग पासवान बीते कई दिनों से देखा जा रहा था कि काफी कुछ बयान दे रहे थे, नीतीश कुमार को लेकर बोल रहे थे, लेकिन अब अचानक से चिराग पासवान चुप है। अब उनकी चुप्पी के पीछे की वजह क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। और नीतीश कुमार को लेकर जिस तरह से चिराग पासवान बोल रहे थे, तो क्या नीतीश कुमार को लेकर चिराग पासवान की अलग स्ट्रैटेजी, और कई ऐसी खबरें भी सामने आ रही थी कि चिराग पासवान जो है एनडीए से नाखुश है। तो तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी। हमारे साथ हमारे संपादक मौजूद है। तो चिराग पासवान जिस तरह से चुप थे, ऐसे में क्या इसके पीछे कोई बड़ा राज छिपा है चिराग पासवान की चुप्पी के पीछे? क्योंकि बीते 3-4 दिनों से देखा जा रहा है कंप्लीटली साइलेंट हो चुके हैं चिराग पासवान। लेकिन इससे पहले की अगर बात कर ले तो काफी कुछ बोल रहे थे। तो क्या नीतीश कुमार और चिराग पासवान की जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कहीं ना कहीं एनडीए को फायदा देगा? देखिए, फायदा तो होना नहीं है, चिराग को कितना फायदा होगा ये इम्पोर्टेंट है। मुझे लगता है कि चिराग पासवान की चुप्पी एक बहुत बड़ी रणनीति का हिस्सा है। चिराग पासवान जिस तरीके से हमलावर थे, वो अपनी ही सरकार भले विधायक ना हो लेकिन सांकेतिक सपोर्ट तो कर रहे हैं ना वो। और उस सपोर्ट के चलते बिहार में और केंद्र में दोनों में सरकारें चल रही हैं। अभी चुनाव लड़ना है सबको साथ में, उसमें भी चिराग पासवान की बड़ी भागीदारी होगी। अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 20-25 सीटें हैं, और अगर चिराग पासवान का दावा माने तो 30-35 सीटें उनको मिलने वाली हैं। तो एक बड़ा हिस्सा मिलने वाला है सीटों का। और इन सीटों पर जीत कर आते हैं तो फिर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री बनाने में भी बड़ी योगदान उनकी होगी। इस बार का चुनाव थोड़ा कटथ्रोट चुनाव होगा, नेक टू नेक है सब कुछ। सर्वेज भी बहुत क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि किसकी सरकार बन रही है। तो उस आधार पर चिराग पासवान की 20 सीटें, 25 सीटें, 30 सीटें जो भी हो, ये बड़ी महत्वपूर्ण हो जाएंगे और इस पर उनका प्रदर्शन भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब रही बात, एक तरफ केंद्र में सरकार का समर्थन करना 5 सांसदों से, दूसरी तरफ बिहार में भी साथ चुनाव लड़ना, और फिर उसी सरकार का बिहार के क्राइम के मुद्दे पर आप खुद ही टांग खिंचाई कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि आपको शर्मिंदगी होती है बिहार में सरकार के समर्थन करने से। ऐसी सरकार जो क्राइम को बढ़ावा नहीं पा रही है, जो दिन भर जो घटनाएं हो रही हैं, जो खबरें चल रही हैं, जिस पर विपक्ष लगातार बुलेटिन चला रहा है, तेजस्वी यादव रोज क्राइम बुलेटिन चला रहे हैं, उसका एक तरीके से आपने मुख्य समर्थन कर दिया है। तो निश्चित ही सवाल खड़े होंगे। कल भी यहाँ पर आरएलएम के प्रवक्ता राहुल बैठे हुए थे, मेरे से बातचीत के दौरान उन्होंने साफ कहा कि जिस तरीके से चिराग पासवान ने कहा है वो गठबंधन का धर्म नहीं है। बिल्कुल। हम निश्चित ही सच को सच बोलना सीखें, लेकिन एनसीआरबी के आंकड़ों को हम ठुकरा नहीं सकते ना। एनसीआरबी के आंकड़े कह रहे हैं कि बिहार में क्राइम घटा है, और उसके बावजूद यदि कोई घटक दल ऐसा कह रहा है तो इसके पीछे का प्रेशर पॉलिटिक्स, इसके पीछे की मंशा वो बड़ी एविडेंट हो जाती है। चिराग पासवान भले ही उनकी मंशा ना हो, मैं खुल के कह रहा हूं, हो सकता है उनकी मंशा ना हो सीट बढ़ाने की, वो तो यही कहेंगे, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है देखने से कि ये बयान विशुद्ध रूप से इसलिए दिया गया है ताकि सीट नेगोशिएशन में उनको इग्नोर ना किया जा सके। ये समझा जा सके कि वो अगर उचित सम्मान नहीं मिलता है तो ही इज ऑल्सो रेडी टू गो ऑन द हार्डर रोड, और वो उस तरफ जाएंगे तो निश्चित ही 2020 वाले सिनेरियो वापस आ जाएंगे। मैं उसी पर आ रही थी सर कि जिस तरीके से चिराग पासवान का बॉडी लैंग्वेज और जिस तरीके से वो वोकल हो रहे, अचानक से अब चुप हो गए, तो क्या वो 2020 वाली जो उनकी बैकअप वाली जो स्ट्रैटेजी थी उस पर काम कर रहे हैं वो?
देखिए निश्चित ही 2020 वाला ऑप्शन हमेशा खुला हुआ है। जी। चिराग ने कई बार ये बात कही भी है जी। कि वो एनडीए में रहना चाहते हैं। जी। उनकी ईमानदारी नरेंद्र मोदी के प्रति है, जी। वो मोदी के साथ हैं और बहुत ईमानदारी से रहेंगे भी। हाँ, मोदी के परे अगर परिस्थितियां बनती हैं तो इन दैट केस चिराग पासवान क्या करेंगे ये भी कई बार उनके बातों से समझ में आता है। बैकफुट वाली स्ट्रैटेजी वो समझ में आता है जब वो ये कहते हैं कि मेरा मोदी जी को संपूर्ण समर्थन है, मेरे प्रधानमंत्री को मेरा पूर्ण समर्थन है। तो मुझे लगता है कि शायद मोदी के बाद वो भाजपा के साथ न रहे, अगर हम मोदी के आगे बढ़ते हैं तो। खैर वो दैट इज अ कन्वर्सेशन फॉर अनदर डे। आज की बात क्या है, तो आज की बात ये है कि निश्चित ही 2020 वाली परिस्थितियां चिराग पासवान क्रिएट कर सकते हैं अगर उनको उचित सीटें नहीं दी जाती हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये जान लीजिए, कई लोग ये बातें बोल रहे थे, मैंने सुना कल भी कि चिराग पासवान को सीट नहीं मिल रहा है इसलिए चिराग पासवान हमलावर है, इसलिए नीतीश को वो सरकार को नीतीश कुमार के घेर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा और इसको रिफाइन करने की जरूरत है। चिराग पासवान की सीटें तो मैटर ही नहीं करती है, क्योंकि खुद ही अपने इंटरव्यू में चिराग पासवान ने कहा है ये कि सीटों की संख्या उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। बिल्कुल, वो इस वक्त यदि चिंतित है या विचारगत है तो उसका सबसे बड़ा कारण है कि चॉइस ऑफ सीट्स, जिन सीटों पर चिराग पासवान ने 2020 में और कालांतर में लोजपा ने अच्छा प्रदर्शन किया है, अच्छे नंबर्स लाए हैं, उन सीटों पर इस गठबंधन के तहत वो लड़ेंगे तो विनेबिलिटी के भी चांसेस ज्यादा है और खुद के पार्टी के लिए भी उनके अच्छा होगा, एनडीए के लिए अच्छा होगा। अगर चिराग 20 में से 20 जीत जाते हैं, 30 में से 30 जीत जाते हैं तो इसका फायदा तो नीतीश कुमार को ही होना है, जो मुख्यमंत्री बनेगा उसी को फायदा होना है। तो चिराग दरअसल इस तरफ भी इशारा कर रहे हैं। देखिए अभी हाल ही में लोकसभा हुआ था, 5 सीटें चिराग पासवान के चॉइस से उन्हें मिली और उसकी वजह से क्या हुआ, पांचों का पांचों जीत गए। तो चिराग का ये कहना है अलग अलग इंटरव्यूज में कि भाई मुझे सीटों की संख्या से मतलब नहीं है, मुझे मेरे हिस्से की जीतने जो कॉन्फिडेंट जिन सीटों पर मेरी तैयारी अच्छी है वो सीटें दे दीजिए और बाकी की सीटें आप रख लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं 243 सीटों पर प्रचार करूंगा और उतनी ही हिम्मत मेहनत से करूंगा, अपनी सीटों पर जीत की गारंटी भी दूंगा। हालांकि देखिए चिराग पासवान को अगर विधानसभा में लोग इग्नोर करते हैं, चाहे उनके घटक दल हो या विरोधी हो, इसका एक बहुत बड़ा कारण रहा है उनकी पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड। विधानसभाओं में लोजपा का ट्रैक रिकॉर्ड कभी बहुत बढ़िया नहीं रहा बिल्कुल। और इसी वजह से आज चिराग पासवान को शायद अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है, अंडरमाइन किया जा रहा है, बट इसी वजह से मुझे लगता है चिराग पासवान ने ये हार्ड रोड जो है ना चुन लिया उन्होंने कि मैं प्रूव करके दिखाऊंगा आपको। जी, लेकिन हार्ड रोड चुनने के बाद एक बयान देने के बाद एक बैग गायब है सीन से। पॉडकास्ट में दिख रहे हैं, उनके इंटरव्यूज दिख रहे हैं, लेकिन वो तलखी गायब हो गई जो पटना एयरपोर्ट पर दिखी थी बिल्कुल। वो क्यों नहीं दिख रहा है? देखिए इसके पीछे 2 दलील दिए जा रहे हैं। एक कि चिराग पासवान की जो सीटें हैं, जदयू से जो सीटें वो चाहते थे वो मिल गई हैं इसीलिए। और दूसरा दलील दिया जा रहा है कि चिराग पासवान को दरअसल एक बहुत हार्ड स्कॉल्डिंग पड़ा है, उनकी काउंसलिंग की गई है बीजेपी के नेताओं के द्वारा। अब बीजेपी में कौन नेता है जो चिराग पासवान को इस तरह से बोल सकता है? आई कैन ओनली सी वन, नरेंद्र मोदी के अलावा नहीं। अमित शाह भी मैं नहीं मानता हूँ, मुझे लगता है कि अमित शाह चिराग पासवान में उस तरह का कंफर्ट है कि अमित शाह चिराग पासवान को इस तरह की बातें बोल सके या बोल सके कि आपको नहीं बोलना है। मुझे लगता है कि अपार्ट फ्रॉम नरेंद्र मोदी देयर इज नो अदर लीडर इन बीजेपी जो चिराग पासवान से इस टोन में इस हिसाब से बात कर सकता है। और अगर बात होती है किसी नेता से तो फिर उसका कॉन्सिक्वेंस उल्टा होगा। अभी हाल ही में बता दूं, ये पूरा जो चैप्टर चल रहा है ना, इसका सबसे बड़ा कारण मैंने बताया था इशारों में, इसका सबसे बड़ा कारण ही है चिराग पासवान के प्रतिनिधियों द्वारा जदयू के प्रतिनिधियों से सीट बंटवारे को लेकर किया गया बातचीत और उस बातचीत के दौरान पूरी तरीके से कर्कश हो जाना उस कन्वर्सेशन का, एकदम रॉन्ग टेंजेंट में लेकर चले गए थे लोग बातचीत को। और उसकी वजह से जदयू और लोजपा, चिराग पासवान की जो लोजपा है उसके बीच सीट बंटवारा फंस गया है, आदान प्रदान फंस गया है। आपको एक बात जान लेनी चाहिए, दर्शकों को जानना चाहिए, चिराग पासवान दरअसल पिछली बार जितनी सीटें लड़े थे उसमें से 98% सीटें जदयू के खिलाफ थी।
विधानसभा में। तो जब वो जदयू के खिलाफ चुनाव लड़े तो दोबारा जब वो चुनाव लड़ने जाएंगे तो जी। उन्हीं सीटों में से ना, उन्हीं 130-40 सीटों में से ही पूल में से वो 30 चुनेंगे जी। तो एक्सक्लूसिवली सारी सीटें तो जदयू की हो जाएंगी फिर। मतलब चिराग पासवान, ये भी तो कहना गलत नहीं होगा सर कि चिराग पासवान जदयू को कमजोर करने वाली स्ट्रैटेजी तैयार कर रहे हैं? नहीं, ऐसा मैं नहीं कहूंगा। मुझे लगता है कि देखिए अब गठबंधन में है, चिराग साथ है तो उससे जदयू ही मजबूत है ना। पिछली बार चिराग पासवान जदयू के खिलाफ लड़े थे तो जदयू का क्या हाल हुआ, नंबर 3 पार्टी बन गई। अब चिराग साथ आएंगे तो चांसेस है कि दोनों के वोट जुड़ेंगे लोकसभा की तरह और जदयू का प्रदर्शन भी बेहतर होगा। लेकिन एक बात जान लीजिए, इन बयानों का मैसेज बहुत खराब जाता है। मैं कई जगहों पर मैंने सैंपल सर्वे किया है और कल से फिर हम सर्वे पर निकलने वाले हैं। मैंने देखा है कि चिराग के इस बयान के बाद लवकुश समाज चिराग से काफी नाराज हो गया। बिल्कुल। तो चिराग की सीटों पर लवकुश का क्या रवैया होगा। खगड़िया में हलक सूख रहे थे लोगों के, जब चुनाव लड़ने गए थे लोजपा के लोग तो वहां के कुर्मी कुशवाहा नाराज थे। आप ऐसा बयान देकर के आप तो नाराजगी तो ले रहे हैं ना। बिल्कुल मोल ले रहे हैं आप। और दूसरा, आप जब ऐसा बयान देते हैं तो आप पर 100 आरोप लगते हैं, आरोप प्रत्यारोप होता है। जदयू ने कहा बाहर चले जाइए, मांझी ने कहा कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, कुशवाहा ने कहा कि गठबंधन का एक लक्ष्मण रेखा होता है। और इसकी वजह से क्या होता है कि पासवान समाज जो कि आपका एकदम एक छत्र फॉलोअर है, वो भी ये मैसेज रीड करता है कि अच्छा इस सरकार से हम खुश नहीं हैं, हमारे नेता खुश नहीं है। तो हो सकता है कि जदयू और भाजपा या अन्य सहयोगी की सीटों पर नुकसान हो जाए। बिल्कुल। अभी आपने देखा था कि उपचुनाव 4 सीटों पर हुए थे, मांझी जी की बहू जहां से चुनाव लड़ी थी उस सीट पर पासवान समाज अगर थोड़ा सा जो चल रहा था नैरेटिव, अगर थोड़ा सा और अग्रेसिव हो गया होता तो सीट हार जाते। बिल्कुल। हारते तो मांझी, लेकिन नुकसान तो एनडीए का था। तो निश्चित ही यहाँ पे एक नैरेटिव जो है उससे बचना चाहिए। और मुझे लगता है कि चिराग पासवान ने इसी को समझते हुए, देखिए सभी नेता हैं, सभी की अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। चिराग कई बार मंचों से खुलकर कह रहे हैं कि वो बहुत महत्वाकांक्षी हैं और जिसमें कोई माने गलत बात भी नहीं है। सभी को देखिए, तेजस्वी यादव तो बहुत पढ़े लिखे भी नहीं है, साफ सब लोग कहते हैं, और फिर भी वो बिहार के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। तो महत्वाकांक्षाएं ही ना है ये। नीतीश कुमार आज भी इस उम्र में भी इतनी कहते लोग बीमार हैं फिर भी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, महत्वाकांक्षा ही ना है। भाजपा की पूरी उसकी जो क्रोनोलॉजी है पार्टी की, उसमें 75 साल से ऊपर के लोगों को छुट्टी कर दी जाती है और मोदी जी प्रधानमंत्री बने हुए। बिल्कुल। तो ये तो महत्वाकांक्षा ही ना है, और क्या हो सकता है। और निश्चित ही महत्वाकांक्षाओं के ऋणी अपने चिराग भी हैं और हर युवा को होना चाहिए। लेकिन उसके चलते यदि आप जिस नाव में बैठे हैं उसी में छेद कर दीजिएगा तब तो बहुत डिफिकल्ट है। मुझे लगता है कि चिराग पासवान की चुप्पी के पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये है कि चिराग इस बात को समझ गए हैं कि उनके बयान को विपक्ष दूसरे तरीके से यूज करेगा और पूरे चुनाव में वो बहुत निगेटिवली यूज किया जाएगा। चांसेस इसके हैं। बिहार का विपक्ष उतना, मैं कहूंगा उतना चालाक नहीं। चिराग पासवान इस वक्त मौन विद्रोह के सिचुएशन में है, मतलब चुप्पी है। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि चिराग पासवान जो अटैक होता है वो सबसे जहरीला होता है। बोलकर तो उन्होंने बहुत सारे दुश्मनी मोल ले ली, लेकिन चुप रहेंगे तो शायद हो सकता है कि जो वो चाह रहे हैं वो पूरा हो जाए। देखिए, देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी कि चिराग पासवान पिछली बार के लोकसभा की तरह फिर उतनी ही सीटें, अपने मनचाही सीटें ले लें। और जिस दिन वो ले लेंगे उस दिन ये सारा रिकॉर्ड है ना, लोकसभा में उन्होंने दिखा दिया। हाँ, और जिस दिन वो ये कर लेंगे उस दिन कहीं ना कहीं जितने भी लोग चर्चा कर रहे हैं, हम आप जो विश्लेषण कर रहे हैं, ये सब धत्ता हो जाएगा, ये सब रखा रह जाएगा। तो until that happens, तब तक तो ये कन्वर्सेशन और ये कमेंट्री जारी रहेगी। चिराग पासवान की चुप्पी का मुख्य कारण जो हम अगर एनालाइज कर पा रहे हैं, जो मुझे पता चल पा रही है अलग अलग सूत्रों से, वो यही है। चिराग पासवान ने रियलाइज कर लिया है कि उनके बयान से विपक्ष को फायदा हो रहा है, नुकसान उन्हीं की सरकार को हो रहा है और ऐसी स्थिति दोबारा क्रिएट वो नहीं होने देना चाहेंगे। इसीलिए अभी इग्नोरेंस में है वो कि नहीं, अभी कुछ बोलना ही बेकार है। हाँ, बिल्कुल, इग्नोर करने में ही फायदा इन चीजों को। और देखिए, उनके सहयोगियों को भी मौका मिल गया ना। देखिए, होता क्या है कि जैसे ही चिराग पासवान ये कहते हैं, विपक्ष तो हथियार बनाता ही है, उनके सहयोगी जो घटक दल है, छोटे घटक दल जो आरएलएम है या हम है, वो ब्राउनिंग पॉइंट्स लेने लगते हैं। और इसकी वजह से अगर चिराग पासवान के बाहर जाने की संभावना बन जाए इस गठबंधन से, तो ये चिराग के लिए नुकसानदायक होगा। और दूसरा कोई ऑप्शन चिराग के पास है नहीं। अगर आप
इतना अगर ओवर रीड कुछ लोग कर रहे हैं, मैंने सुना कई विश्लेषकों ने कहा कि चिराग और प्रशांत मिलकर चुनाव लड़ेंगे, मैंने इस पर कोई विश्लेषण नहीं किया। चिराग प्रशांत को अंतिम ऑप्शन जरूर बनाकर चलेंगे, लेकिन वहां तक इसे जाने नहीं दिया। बीजेपी उनको जाने नहीं देगी, सबसे बड़ी बिल्कुल बात। बीजेपी भी नहीं जाने देगी। और मैं आपको दावे से कहता हूं कि जदयू भी, आपने नीतीश कुमार का एक भी बयान सुना? नहीं, कुछ नेगेटिव नहीं है उनका। प्रवक्ता ने कहा बस नहीं, चिराग पासवान का अगर बयान देखा जाए तो घटक दल में होकर आप बहुत बड़ा बयान दे चुके हैं। बिल्कुल, लेकिन संजय झा ने कहा था इंटरनल फोरम में जो बातें होनी चाहिए थी वो बाहर कहीं पब्लिक में आई है। और संजय झा ने कहा था कि जब वो मिलेंगे, चिराग पासवान बैठेंगे क्रॉस टेबल, और जब भाजपा के लोग बैठेंगे और सीट बंटवारे की बात होगी, तब भी इस बात की चर्चा संजय झा करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं पूछूंगा कि आपने ये बात क्यों कही, और निश्चित ही एक और भानुमति का पिटारा है, ये उस दिन खुलेगा, और समस्याएं पैदा होंगी। लेकिन चिराग समझ गए हैं कि जो कंट्रोल डैमेज, चुप रहने में फायदा, चिराग पासवान ये समझ रहे हैं। एक कंट्रोल्ड डैमेज करने की चिराग की कोशिश थी, जो कि बहुत सफल नहीं हुई, जो उल्टा बैकफायर कर गई। तो अब ऐसी गलती मुझे लगता है कि लोजपा रामविलास करती नजर नहीं आएगी। हाँ, ये जरूर तय है कि इससे मैसेज क्लियर चला गया अपने गठबंधन के दलों को कि भैया चिराग पासवान को अगर आप इग्नोर कीजिएगा, उनको सीटें नहीं दीजिएगा या अपमानित कीजिएगा, तो उस स्थिति में रैलियों की श्रृंखला भी लगेगी, बयान भी दिए जाएंगे। चिराग पासवान अपने बयानों से ही it feels कि चिराग पासवान is only obligated towards नरेंद्र मोदी, और किसी के बहुत उनकी जवाबदेही नहीं है, क्लोजनेस नहीं है, बस मोदी जी जवाबदेही भी नहीं मानते हैं वो। और बिहार सरकार में जब तक हिस्सेदारी नहीं उनकी हो जाती है, तब तक इसके लेकर भी बहुत वो क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टिव नहीं होंगे। इनफैक्ट प्रोटेक्टिव क्या, अग्रेसिव रहेंगे। चिराग पासवान शायद ये भी तो सर कहना गलत नहीं होगा, चिराग पासवान अगर इतना मेहनत कर रहे हैं तो वो बस नरेंद्र मोदी और बीजेपी को माइंड में रख करके कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, नरेंद्र मोदी बीजेपी को और बिहार में आने वाले समय को लेकर, जिसमें उनकी पार्टी बिहार में महत्वपूर्ण भूमिका में होगी और वो मुख्यमंत्री की रेस में होंगे। आज तो नहीं है, लेकिन कल इसी की तैयारी चिराग पासवान कर रहे हैं। और बहुत चालाकी से ये हमला करके उन्होंने ये भी साथ करा दिया कि आज अगर हमारा कोई मंत्री होता, आपके पास ऑप्शन था ना, आप एमएलसी बनाकर बना सकते थे। आज अगर हमारा डिप्टी सीएम होता, आज सरकार में हम होते, तो हम ये बयान नहीं देते। और अगर आपके पास ऑप्शन है, कल सरकार बनती है, तो हमें इग्नोर मत कीजिएगा, वरना फिर हम बयान देंगे। ऐसा एक पंथ कई काज भी चिराग पासवान ने किया। बिल्कुल, तो चलिए धन्यवाद। तमाम चर्चाएं कर रहे थे हम। देखिए, चिराग पासवान ने अब चुप्पी धारण करी, और उनकी चुप्पी की वजह क्या है? दो वजह हो सकती है, जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे। जो साइलेंट अटैक चिराग पासवान ने किया है वो, और दूसरा ये कि चिराग पासवान बोलकर थक चुके हैं, तो अब उनको लग रहा है कि ना बोलना ही उनके लिए फायदेमंद होगा। तो देखिए, चिराग पासवान की चुप्पी से आखिर बेचैनी कहां होती है और किसको नुकसान होता है, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था, जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें, उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं, हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा
ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681